हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स। ये मेरा 9th लेक्चर है और आज हम लेते हैं बेलनाकार निर्देशांक। बेलनाकार निर्देशांक किसी बिंदु के लिए हो सकते हैं रो, थीटा एंड जेड। इस तरह से किसी बिंदु P के निर्देशांक रो, थीटा और जेड इस रूप में लिए जा सकते हैं। इनमें दो अक्ष x और y कार्तीय निर्देशांकों के रूप में अगर इनको हम तुलना करते हैं तो ये x y अक्ष हैं और z अक्ष इनमें ऊपर वाली ये अक्ष होती है। जब बेलनाकार की बात करते हैं तो यहाँ पर एक अक्ष जो z अक्ष है ये ऊपर वाली अक्ष है और मान लिया जाए कि किसी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास में P = 230 डिग्री एंड 5। इसका मतलब रो की वैल्यू इसमें 2 है, 30 डिग्री का एंगल है और 5, अब ये सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, ये जेड की वैल्यू है। तो बेलन की हाइट जेड के रूप में होती है, यानी कि मान लिया जाए कि ये 8 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर में ये 8 हो जाएगा, 10 होगा तो ये 10 हो जाएगा। इस तरह से ये जेड की वैल्यू होगी। तो ये जेड के रूप में होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको समझने के लिए विद्यार्थियों, ये हम देखें कि दो जो रो है ये तो इसकी रेडियस होती है, तो इसकी रेडियस में ये पूरा का पूरा एक रेडियस हो सकता है जिस रेडियस की वैल्यू रो के बराबर है। जैसे एक बेलन के रूप में मैं ये गिलास को लेकर के आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो इस गिलास की नीचे की ये वृत्त बना और इस वृत्त की जो रेडियस होगी वो रेडियस, इसकी जो रेडियस होगी दैट रेडियस इज द रो। ये रो होगी जो सभी जगह पर ये वैल्यू कितनी होगी, ये सभी जगह पर इसके मान रो के बराबर होगा। तो ये एक रेडियस के रूप में हो सकता है। और ये नीचे का तो ये तल हो गया इसका, ये नीचे वाला तल, ये वाला तल इसका ये नीचे का तल है और इस ये वृत्ताकार तल है। जब इसमें हम 30 डिग्री और 8 इस बिंदु का निर्धारण करेंगे तो 8 हाइट इसकी हाइट होती है जेड एक्सिस के रूप में हाइट। तो ये इसकी हम मान लेते हैं कि इस गिलास की हाइट 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा कम कुछ भी हो सकती है। तो ये वैल्यू जेड के रूप में होगी। अब तीसरी चीज इसमें जेड अक्ष तो ये हो गया, ये वाला अक्ष। तो इस जेड अक्ष जो इसके बिल्कुल बीच में से गुजर रहा है और ऊपर है, इस जेड अक्ष की हाइट इस तल के लिए 8 सेंटीमीटर है। ये वाला तल इसके बीच में, ये वाला तल इसके ऊपर को कवर कर देगा। तो इस तल के लिए पर्टिकुलर, इस तल की अगर हम बात करें तो इस तल की डेफिनेशन होगी z = 8। तल, ये तल, इस तल में सब जगह z की मान 8 होंगे। तो ये z = 8 यानी कि दैट इज कांस्टेंट। तो ये जो ऊपर का तल होगा ये z = कांस्टेंट वाला तल होगा। तो ये तल ऊपर का तल। अब इसमें एक बिंदु तो ये हो गया कि साहब इसकी परिधि पर होना चाहिए क्योंकि इसकी रो का मान 2 है, इसकी हाइट 8 है तो इसके ये ऊपर वाले इस तल पर होगा। लेकिन अब ये बिंदु हमारा P बिंदु इस जगह पर होगा, ये तो कंफर्म हो गया कि ये होगा इस तल पर, कहीं ना कहीं इस सतह पर होगा। अब इस पर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ पर होगा, ये निर्धारण हमें थीटा कोण से करना होता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जैसे y के रूप में ये तल मैं ले लेता हूँ, ये वाला तल y के रूप में तल है और एक तल इसमें ये, इन दोनों के बीच का कोण अगर ये 30 डिग्री है, ये वाला इन दोनों के बीच का ये कोण अगर हम मान लें कि ये 30 डिग्री के रूप में आता है, 30 डिग्री, तो ये तल बीच में से इसको चीरता हुआ होगा और ये चीरता हुआ तल इसको जो
30 डिग्री, ये नीचे जो जहां पर आ रहा है ये यहाँ ये बिंदु आएगा, तो ये बिंदु निर्धारण होगा P बिंदु का। सो इट विल बी द पॉइंट P। इस P पॉइंट के लिए अब मैं डिफाइन करता हूं कि इसका रो इसकी रेडियस, दैट इज फिक्स। आप देखिए कि इस बाहर के तल में सब जगह पर, ऊपर हो चाहे नीचे हो, इससे का बाहर का तल है उसके लिए रेडियस की वैल्यू सब जगह रो है। और तो रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वाला तल होगा बाहर का तल, इसका ये बाहर का तल। जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये ऊपर वाला तल हो गया। और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री या कॉन्स्टेंट, वो इसके साथ में, इस वाले तल के साथ में, ये जो बीच में तल निकल के आएगा नीचे से ऊपर तक का, जिसका ये कोण थीटा होगा, तो ये थीटा कोण होगा, यानी कि ये वाला कोण थीटा होगा। तो इस तरह से हम बेलनाकार निर्देशांकों के रूप में किसी बिंदु का निर्धारण करते हैं। विद्यार्थियों, ये इसको इस फिगर के रूप में दर्शाते हैं। ये फिगर जो यहाँ पर है, इसमें ये एक बेलन, इस बेलन की हाइट जेड, यहां से लेकर के यहां तक की ये हाइट जेड है जो कांस्टेंट है। और जेड की वैल्यू ऊपर वाले इस तल के लिए जो रेडिश हो रहा है, इस वाले तल में, रेड वाले तल में, जेड इज इक्वल टू C3, ये वाला तल, दैट इज ऊपर का ये सरफेस। इसके बाहर की सरफेस में सब जगह रो रेडियस है, तो इसकी रेडियस सब जगह कितनी होगी, ये सब जगह इसकी रेडियस होगी रो। तो रो दैट इज आल्सो कांस्टेंट, ये बाहर के तल के लिए होगा। तो रो हो गया, ये हो गया। और थीटा या फाई, हम इसमें थीटा भी ले सकते हैं, ये एंगल फाई भी ले सकते हैं। यहां हम इसको फाई से निरूपित करते हैं, तो ये फाई। अब ये कौन कौन से, ये वाला एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस, और ये ऊपर का जेड एक्सेस। तो एक्स एक्सेस के साथ में जो कोण बनेगा वो कोण फाई होगा। फाई ये फिक्स कोण है, दैट इज फाई इज इक्वल टू C2 कांस्टेंट। तो रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बाहर का तल, ये वाला तल, रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू C1। फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बीच का तल, और जेड इज इक्वल टू C3, ये ऊपर का तल। इस प्रकार से ये तल होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये बेलनाकार निर्देशांक पद्धति में किसी बिंदु P के निर्देशांक रो, फाई और जेड चित्र के अनुसार हैं। इनमें ये तीनों तल, रो इज इक्वल टू C1 आउटर सरफेस, फाई इज इक्वल टू C2, ये इसके बीच का जो 90 डिग्री 5 डिग्री पर है, एक्स अक्ष के साथ में 5 डिग्री का, एक्स अक्ष इसमें जैसे ये वाला अक्ष एक्स अक्ष है और इसके साथ में ये, तो ये यों उठा हुआ ये कोण, इसको यहाँ इस फिगर में इस रूप में दर्शाया। और ये फाई वाला चारों ओर हो सकता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू, फाई की वैल्यू 0 से और 2 पाई के बीच में होगी। जेड इज इक्वल टू C3, जैसा मैंने आपको बताया था। इस तरह से रो इज इक्वल टू C1, फाई इज इक्वल टू C2 और जेड इज इक्वल टू C3। दीज आर द 3 प्लेन्स। और ये तीनों प्लेन, तीनों तल इस बिंदु P पर आकर के एक जगह मिल जाते हैं। आप देख लीजिए, ये वाला तल जो अंदर का है, ये इसका यहाँ पे है, ऊपर वाला तल इसका कटान भी यहाँ पर है, और इसका जो बाहरी सरफेस है उसका कटान भी यहाँ पर है। तो ये तीनों जगह पर तीनों सरफेस परस्पर एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। तो ये तीनों ही सरफेस, तीनों तल परस्पर एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। इस कारण से ई रो कैप, ई फाई कैप और ई जेड कैप, ये यूनिट वेक्टर्स होंगे जो एकांक सदिश होंगे, और ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत होंगे। अतः यह पद्धति एक लांबिक पद्धति हुई। इस फिगर को थोड़ा सा हम इस फिगर में देखें, तो ये तीनों अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये हाइट जेड, इट इज जेड। और हमारा ये बिंदु P, मूल बिंदु से P बिंदु को मिलाने वाला अक्ष, ये मूल बिंदु को P बिंदु से मिलाने वाला अक्ष स्थिति सदिश है R, OP, दैट इज R। और जब इस P को मैं नीचे यहां पर पहुंचाता हूं, तो ये नीचे पहुंचाने पर ये बिंदु मुझे मिलता है P डैश पे, इट इज P डैश।
और इस पी डैश बिंदु से मैंने एक लंब एक्स अक्ष पर डाला, ये लंब है 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, और एक अक्ष मैंने इस वाई अक्ष पर डाला, ये 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री। विद्यार्थी एक बार फिर से मैं आपको इससे बताऊं कि ये 90 डिग्री किस तरह से बनेंगे, कि जैसे ये मेरे पास में ये एक बेलन था, ये वाला बेलन है कांच का, और इस बेलन को मैंने यूं रखा है और इसमें ये वाई अक्ष या एक्स अक्ष हो सकता है, और इस एक्स अक्ष या वाई अक्ष के साथ में एक ये नीचे वाला जो थीटा को दर्शा रहा है, इन दोनों के बीच का कोण थीटा, तो ये वाला यहाँ पर आया, और ये जब यहाँ पर आया तो ये कोण फाई कोण हुआ, और इस फाई कोण से ये बिंदु पी डैश बिंदु हुआ। इस पी डैश बिंदु से एक लंब यहाँ पर डाला और एक लंब हमने इसको यहाँ पर मिलाया। ये बिंदु ए बिंदु और ये बिंदु बी बिंदु, जो इस फिगर में यहाँ इस तरह से प्रदर्शित हो रहे हैं कि ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। ओ ए दूरी एक्स दूरी होती है, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में एक्स अक्ष की दूरी ओ ए दूरी दैट इज एक्स, ओ बी दूरी दैट इज वाई, और जेड आपके पास में ये है। तो ओ ए इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल के आधार पर हम देखें ये 90 डिग्री का कोण है, ये कोण फाई, तो 90 डिग्री के सामने का ये होगा कर्ण, फाई के सामने का ये होगा लंब, तो ये रह गया आधार। तो आधार बटे कर्ण इज इक्वल टू कॉस फाई, इसलिए ओ ए आधार बराबर कर्ण इंटू कॉस फाई दैट इज एक्स। तो रो इंटू एक्स, ये कर्ण की वैल्यू रो है जो इसकी त्रिज्या है, ये दूरी त्रिज्या के बराबर होगी। इसी तरह से ओ बी, ये ओ बी, इसमें ये 90 डिग्री का कोण, इसके सामने ये लंब, ये कोण फाई, तो ये 90 माइनस फाई, और 90 माइनस फाई इसका मतलब कॉस 90 माइनस फाई इज इक्वल टू साइन फाई, और साइन फाई इज इक्वल टू आपके पास में कॉस के रूप में आएगा ये आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार तो ये हो गया ये और बटे ये, इसलिए इसकी वैल्यू होगी रो साइन फाई दैट इज वाई। सो यू हैव सीन एक्स एंड वाई एंड जेड। इसलिए अब हम इसमें पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर आर, कार्तीय निर्देशांकों में पोजीशन वेक्टर आर, जो कोई भी ऑर्थोगोनल सिस्टम है, कार्तीय सिस्टम है, उसमें आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कार्तीय पद्धति में स्थिति सदिश होता है ये। और इसमें फिगर सेकंड से हमने कैलकुलेट किया, देखा कि x इज इक्वल टू ओ ए, इट्स वैल्यू रो कॉस फाई, y इज इक्वल टू ओ बी दैट इज रो साइन फाई, एंड z इज इक्वल टू हाइट p डैश p दैट इज जेड। इसकी वैल्यू हमने ये सारी की सारी वैल्यूज समीकरण एक में सब्स्टिट्यूट की, तो r इज इक्वल टू स्थिति सदिश का मान आएगा रो कॉस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप। स्केल गुणक, अब हम देखें स्केल गुणक जो कर्वीलिनियर सिस्टम में होते हैं, इनकी डेफिनेशन H1 H2 H3 के रूप में होते हैं। एच आई इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा यू आई, ये मॉडुलस में ये हम लोग देख चुके हैं। इसलिए यहाँ यू आई, इसके मान होते हैं U1 U2 U3, और इस बेलनाकार पद्धति में इन निर्देशांकों को हमने निरूपित किया है रो फाई और जेड से, रो फाई और जेड, ये है रो फाई जेड, ये है। सो समीकरण सेकंड से अगर हम देखें H1 की वैल्यू, H1 इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा U1 मीन्स डेल्टा आर अपॉन डेल्टा रो। समीकरण सेकंड का मैं रो के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन किया और मॉडुलस में किया, तो H1 इज इक्वल टू, यहाँ रो के सापेक्ष डिफरेंशिएशन में रो का एक, ये भी एक, और ये कॉस फाई यथावत, कॉस फाई आई कैप साइन फाई जे कैप, और इस जेड में चूंकि निर्देशांक एक दूसरे के सापेक्ष एक दूसरा हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, तो जेड का डिफरेंशिएशन रो के सापेक्ष 0 होगा, तो ये वाली चीज 0 होगी। ये वैल्यू मॉडुलस में लेनी है, इसका मतलब अंडर द रूट कॉस स्क्वायर फाई
प्लस साइन स्क्वायर फाई का अंडर रूट, और इसकी वैल्यू 1 होती है। विद्यार्थी ये चीज आप लोग जानते हैं कि कोई भी वेक्टर ए है, इसका मान ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप ये हो, तो मॉडुलस ए इज इक्वल टू अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तीनों घटक हैं, 3 नहीं तो 2 होंगे, तो फिर ये केवल इतना ही रह जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास में ये एक वेक्टर था रो साइन फाई आई कैप, ये कॉस आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप प्लस 0, तो ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो इसकी वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और इट बिकम्स 1। ये वैल्यू h1, तो h1 इज इक्वल टू आपके पास में आया 1। इसी तरह से h2 दैट इज रो ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा फाई, दूसरा वाला, तो फाई की वैल्यू u2 के रूप में है, तो ये वैल्यू आएगी जब फाई के सापेक्ष हमें डिफरेंशिएशन करना है इसका समीकरण सेकंड, फाई के सापेक्ष, तो यहां केवल कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, इसलिए माइनस हो गया, रो यथावत। इसमें साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, रो यथावत, और जेड का रो के फाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 0। रो यहां से कॉमन आ गया क्योंकि कांस्टेंट के रूप में इसको तो हम बाहर ले लेते हैं, अंदर रह गया माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, और मॉडुलस हटाएंगे तो ये भी अंडर रूट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट बिकम्स 1, यानी कि रो को अगर 1 से गुणा करोगे तो ये रो रह जाएगा। इसी तरह से तीसरा घटक जो है आपके H3 की वैल्यू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा U3 का मान Z, और Z के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे हम समीकरण 2 का। तो समीकरण 2 में Z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन में देखिए आप, रो फाई दोनों कांस्टेंट हैं, इनका 0 हो जाएगा, रो फाई ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन Z का Z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 बचेगा, इसलिए ये वैल्यू होगी मॉडुलस 0 प्लस Z का Z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 गुणा के कैप, और के कैप का मॉडुलस होगा 1। इसका मतलब स्केल फैक्टर्स जो हमें मिले, h1 इज इक्वल टू 1, दैट इज h2 इज इक्वल टू रो, इट इज रो, and h3 is equal to 1 also. So we get these 3 scale factors. Hence in summarization we get for cylindrical system u1 u2 u3, these are the 3 coordinates rho, phi and z. स्केल फैक्टर्स, स्केल गुणक h1 इज इक्वल टू 1, h2 इज इक्वल टू रो, और h3 इज इक्वल टू 1, ये स्केल गुणक। ऐसे ही E1 E2 E3 एकांक सदिश होते हैं, इनमें E1 1 2 3 की जगह हम सफिक्स लगा देते हैं रो, फाई और जेड, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। और कोई भी सदिश अगर परिभाषित होगा तो सदिश को कर्वीलिनियर सिस्टम में परिभाषित किया जाता है, वेक्टर A इज इक्वल टू A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप। यहाँ A1 घटक रो घटक है, तो ये रो घटक, A2 घटक फाई वाला घटक है, और A3 घटक जेड वाला घटक है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स। तो ये वैल्यू होगी किसी सदिश की। अब हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखें, गुणधर्म देखें फील्ड्स के, क्षेत्रों के, किसमें, बेलनाकार पद्धति में, सिलिंड्रिकल सिस्टम में। तो पहला है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, किसी अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ये वैल्यू है अदिश क्षेत्र की प्रवणता, अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ओके। और प्रवणता को कर्वीलिनियर सिस्टम में हमने सिद्ध किया था, ये सूत्र कर चुके हैं हम लोग, ये सूत्र E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1, E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2, E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। सो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की। अब इसमें E1 E2 E3 इनकी वैल्यूज तो ये रखनी, U1 U2 U3 इनकी वैल्यू ये रखनी, और H1 H2 H3 इनकी वैल्यू ये रखनी है। तो ये सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की, तो ये मान आ गया आपके पास में ग्रेडियंट फाई की जगह हम इसको निरूपित कर देते हैं किससे, साई से, क्योंकि हमारा तीसरा कंपोनेंट फाई है।
तो इस कारण सॉरी दूसरा फाई है, तो इस कारण से हमने इसको साई से निरूपित कर दिया, एदिस फलन साई। तो ग्रेड साई इज इक्वल टू ई रो कैप अपॉन 1 डेल साई अपॉन डेल रो, ई फाई कैप अपॉन रो H2 की वैल्यू रो डेल साई अपॉन डेल फाई, ई जेड कैप अपॉन 1 H3 की वैल्यू 1 डेल साई अपॉन डेल जेड। साई को बाहर निकाल दीजिए तो ये मान आ जाएगा आपके पास में ये। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कंपोनेंट जो मिला, ये कंपोनेंट डेल ऑपरेटर होगा। इसका मतलब है कि बेलनाकार निर्देशांक पद्धति में डेल संकारक का मान ये होता है डेल अपॉन डेल रो ई रो कैप प्लस 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल फाई ई फाई कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड ई जेड कैप। इस डेल ऑपरेटर का कार्तीय निर्देशांकों में मान विद्यार्थी आप लोग देख चुके हैं। डेल इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड के कैप। और यहां बेलनाकार निर्देशांकों में इसका मान आया डेल्टा अपॉन डेल्टा रो ई रो कैप प्लस 1 अपॉन रो डेल्टा अपॉन डेल्टा फाई ई फाई कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड ई जेड कैप। सो दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। यहां यूनिट वेक्टर आई जे के होते हैं, तो यहां ये वेक्टर ई रो कैप ई फाई कैप और ई जेड कैप ये यूनिट वेक्टर हैं। केवल घटकों में अंतर आया है, यहाँ डिफरेंशिएशन रो के सापेक्ष ये y है तो यहाँ फाई के सापेक्ष, यहाँ z है तो ये भी z के सापेक्ष, लेकिन इस दूसरे वाले में अंतर आया है। दूसरे वाले में 1 अपॉन रो आता है, बाकी दोनों ये घटक लगभग एक समान होते हैं। सो दिस इट इज द डेल ऑपरेटर इन cylindrical system. Another property that is divergence of a vector field, किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कर्विलिनियर सिस्टम में हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। डाइवर्जेंस ए डेल डॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 H2 H3 डेल A1 H2 H3 अपॉन डेल U1 प्लस डेल A2 H3 H1 अपॉन डेल U2 प्लस डेल A3 H1 H2 अपॉन डेल U3। ये वैल्यूज आपको सारे मान इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने हैं। कहां से करने हैं? ये वाले मान U1 U2 U3 U1 U2 H1 H2 H3 और ये वैल्यू अगर आवश्यकता है तो ये वैल्यू, और A के घटक A1 A2 A3 के ये घटक, तो ये वैल्यू जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये वैल्यू आएगी डाइवर्जेंस ए डेल डॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 H2 H3 की जगह 1 गुणा रो गुणा 1, इसकी वैल्यू 1 रो A1 यानी कि A रो H2 का मान रो इंटू 1 अपॉन U1 का मान रो A2 इंटू H3 H1 दैट इज 1 इंटू 1 और U2 5। इसी तरह से A3 H1 H2 यानी कि 1 इंटू रो अपॉन U3 दैट इज Z और इसका मान ये मिलेगा। सो इट इज द वैल्यू ऑफ divergence in curvilinear coordinate system. So we have two properties. First one gradient. Gradient हमेशा अदिश क्षेत्र का होता है, लेकिन ये एक सदिश राशि होता है। आप देख लीजिए इधर से कि ये जो ग्रेडियंट आया है इसमें यूनिट वेक्टर आए हैं, और ये जो यूनिट वेक्टर होते हैं ये सदिश राशि को प्रूव करते हैं। तो ये हमेशा एक सदिश राशि होती है। और डाइवर्जेंस इसमें कोई यूनिट वेक्टर नहीं आया, इसलिए ये हमेशा एक अदिश राशि होती है। और विद्यार्थियों डाइवर्जेंस जो मैंने आपको बताया था ये होता है फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। फ्लक्स का मान होता है और फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है दैट इज कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल। तीसरी प्रॉपर्टी ये है। कर्विलिनियर सिस्टम में इसकी परिभाषा कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 H2 H3 E1 H1 E2 H2 E3 H3
ये डेल अपॉन डेल U1, डेल अपॉन डेल U2, डेल अपॉन डेल U3, और ये होता है A1 H1 A2 H2 A3 H3। विद्यार्थियों ये वाला मैंने पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर 8 में इसको प्रूव करके बताया था। तो ये मान है, इस मान में H1 H2 H3, E1 E2 E3, U1 U2 U3 और A1 E2 E3, ये सारे मान हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं जो हमने यहाँ इसमें कैलकुलेशन किया था। U1 U2 U3, H1 H2 H3, E1 E2 E3 और A1 E2 E3 ये घटकों के रूप में। तो ये वैल्यूज हम इसमें सब्सटीट्यूट करें तो इनको सब्सटीट्यूट करने पर हमें जो मान मिलेगा वो मान कर्ल ऑफ A दैट इज डेल क्रॉस A 1 अपॉन H1 H2 H3 1 इंटू रो इंटू 1, और इधर E1 H1 यानी कि E रो इंटू 1, E2 H2 दैट इज E5 इंटू रो, और E3 H3 दैट इज EZ इंटू 1, U1 U2 U3 रो 5 एंड Z, A1 A2 A3 इनके मान A रो A5 AZ और H1 H2 H3 इनकी वैल्यू 1 रो 1, ये वैल्यू इस तरह से आएगी। सो इट इज द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। कर्ल हमेशा एक सदिश राशि होती है। इसका निरूपण परिसंचरण के रूप में होता है। परिसंचरण प्रति एकांक क्षेत्रफल, किसी सदिश का परिसंचरण प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये आप लोगों ने पढ़ा है और पिछले लेक्चर में इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब चौथी प्रॉपर्टी के रूप में, प्रॉपर्टी तो नहीं कहना चाहिए, ये एक ऑपरेटर है, लाप्लास संकारक, लाप्लास ऑपरेटर डेल स्क्वायर। इसकी वैल्यू, लाप्लास ऑपरेटर की वैल्यू विद्यार्थियों आप लोग को मैंने कर्वीलिनियर सिस्टम में ये इसको एक्सप्लेन किया था, ये जब मैंने डाइवर्जेंस पढ़ाया था। तो 1 अपॉन H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल U1 H2 H3 अपॉन H1 इंटू डेल अपॉन डेल U1, डेल अपॉन डेल U2 H3 H1 अपॉन H2 डेल अपॉन डेल U2, डेल अपॉन डेल U3 H1 H2 upon H3 del upon del U3. So it was the formula for del square operator in curvilinear system. वक्र रेखी निर्देशांक पद्धति में ये डेल स्क्वायर का मान था। इसमें H1 H2 H3 U1 U2 U3 इनके मान सब्सटीट्यूट करें हम, तो डेल स्क्वायर इज इक्वल टू H1 H2 H3 इनकी वैल्यू चाहिए, और यहाँ U1 की वैल्यू रो और H2 H1 H3 की वैल्यू ये, इसी तरह से इसमें और ये वैल्यू। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 अपॉन रो। इस 1 अपॉन रो का गुणा इससे भी है, इससे भी है और इससे भी है। यहाँ विद्यार्थियों एक चीज है कि फाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन में रो बाहर आ जाएगा, क्योंकि फाई पर रो निर्भर नहीं करता। जेड के सापेक्ष में भी रो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये जेड के सापेक्ष इसकी निर्भरता नहीं होती। इस कारण से ये आप इसको मैं यहां पर हल करके अपन देखें तो ये वैल्यू फर्स्ट टर्म दैट बिकम्स 1 अपॉन रो इनटू, यहां रो का रो के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा, इसलिए इसको इसके अंदर ही रहने देंगे, तो रो इनटू डेल अपॉन डेल रो, प्लस यहां ये रो फाई से इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसको अपन बाहर निकाल लेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी, फिर डिफरेंशिएशन इसका और इसका, तो ये हो जाएगा डेल 2 अपॉन डेल 5, प्लस इसमें ये रो जेड पर निर्भर नहीं करेगा, तो ये रो इंटू डेल 2 अपॉन डेल जेड 2, ये वैल्यू होगी। अब इस रो को 1 अपॉन रो को हम अंदर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रो इंटू 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो इंटू रो डेल अपॉन डेल रो। पहली टर्म तो ये हो गई। दूसरे टर्म में रो इंटू ये रो नीचे है, तो ये वर्ग हो जाएगा डेल स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल 5 और यहां से ये रो इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो डेल 2 अपॉन डेल जेड 2। इस तरह से ये इसका कैलकुलेशन होगा, तो ये वैल्यू डेल स्क्वायर इक्वल टू दिस मच। इसी प्रकार एरिया एलिमेंट होता है क्षेत्रफल के लिए, और क्षेत्रफल का अल्पांशीय होता है। क्षेत्रफल में क्या होता है, ये जैसे कार्तीय निर्देशांकों में क्षेत्रफल डी ए इज इक्वल टू होता है डी एक्स क्रॉस डी वाई, डी एक्स क्रॉस डी वाई।
इसी तरह से यहाँ पर ये वैल्यू कर्विलीनियर में डी ए इज इक्वल टू होता है U1 DU1 E1 कैप क्रॉस U2 DU2 E2 कैप, और यहाँ ये वैल्यू E1 क्रॉस E2 इज इक्वल टू E3, इसलिए ये वैल्यू ये आएगी। और इसमें अब H1 H2 का मान रख दिया और U1 U2 का E3 का ये EZ हो जाएगा। ओके, तो ये एरिया एलिमेंट, ऐसे ही वॉल्यूम एलिमेंट में ये मान आएगा, इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये बेलनाकार निर्देशांक पद्धति में किसी बिंदु के निर्देशांक रो, फाई और जेड लिए जा सकते हैं। बेलनाकार निर्देशांक पद्धति भी एक लांबिक पद्धति है, ऑर्थोगोनल पद्धति है, और इस ऑर्थोगोनल पद्धति की तुलना हम लांबिक पद्धति की तुलना लांबिक वक्र रेखी निर्देशांकों से करते हैं, और लांबिक वक्र रेखी निर्देशांकों में जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने कैलकुलेट कर ली हैं, उन प्रॉपर्टीज में बेलनाकार निर्देशांकों की प्रॉपर्टीज को इंक्लूड कर दें तो सारे के सारे प्रॉपर्टीज हमें कैलकुलेट हो जाएंगे। धन्यवाद।